कि कंडक्टिंग स्फीयर और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में क्या अंतर होगा? एक है चालक गोला और एक है अचालक गोला। अचालक गोला देखना जरा, मैंने कहा ये चालक गोला है और इसके ऊपर चार्ज है। ध्यान सुनना, चालक गोला है इसके ऊपर चार्ज है और ये अचालक गोला है इसके ऊपर चार्ज है। तो बताओ इसमें चार्ज कहाँ होगा? केवल सरफेस पे होगा। होगा नहीं होगा? और अचालक में चार्ज कहाँ होगा? अंदर भी होगा। तो इसमें कौन सी डेफिनेशन लगेगी? लेमडा सिग्मा रो। सिग्मा लगेगी, देखो लगेगी नहीं लगेगी सिग्मा। तो वो जो वैल्यू दी हुई है न्यूमेरिकल के अंदर, जिसने वो करा है, शायद तुमने ही करा है, तुमने रो ले रखा है उस वैल्यू को, जबकि साफ साफ लिखा है कि गोला चालक है। हाँ, अरे सरफेस ही तो है यार, सरफेस, अब वो क्लोज सरफेस है। तुम्हें लगा गोला आ गया इसलिए रो होगा, गोले के अंदर भी सब में चार्ज होगा। चालक गोले का मतलब यही होता है, मैंने बताया था पहले ही, क्लियर कर दिया था। अगर अचालक होता, नॉन कंडक्टिंग होता, तब आप इसमें रो लेते। अब तुमने रो लिया, रो को क्यू अपॉन बी लिखा, बी का फिर फॉर्मूला लगा दिया, वॉल्यूम लगा दिया गोले का पूरे का। गलत तो हो ही जाएगा। तो यही मिस्टेक होती है एग्जाम में भी, है ना। तो जबकि उसमें लिखा है साफ साफ, पृष्ठ आवेश घनत्व लिखा भी है उसमें, तब भी रो ले रहे हैं। और उसकी कैलकुलेशन नहीं करी लास्ट वाले न्यूमेरिकल की। कैलकुलेशन यहाँ तुम सबसे पहले कर देते हो और टेस्ट में तुम कर ही नहीं रहे। क्यों भाई, ये क्या चक्कर है? हम्म, जहां करनी है वहां तो करो करो ना। चलो अब अगली बार से ध्यान रखना है। अगली बार से अब बच्चे भी absent थे इस बार, तो चलो ऐसे ही हो गया। अगली बार से ध्यान रखना, तैयारी करके आना सब। अब बताओ क्या करा रहे थे, जल्दी बताओ। न्यूमेरिकल चल रहे हैं हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर, है ना। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अभी हमने ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है सेकंड चैप्टर में। जो चैप्टर 2 है उसमें हमने केवल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा है। वो फॉर्मूला था डब्ल्यू अपॉन क्यू या क्यू नॉट। और पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा है, वी ए माइनस बी बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। दो फॉर्मूले ये पढ़े हैं। और फिर हमने किसी चार्ज, कोई चार्ज रखा है इससे आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट पर, पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ लिया। वो आया था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ये तीन फॉर्मूले पढ़े हैं। यहाँ क्यू जो है वो विद साइन है, विद साइन। और इसी इन्हीं तीन फॉर्मूलों पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। कई सारे न्यूमेरिकल कर लिए हैं, कितने, दो तीन चार, चार पांच कर लिए। आज भी न्यूमेरिकल ही होंगे, ठीक है। कल से हम आगे का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो कल कौन सा करा था, दिखाओ जरा मुझे। 2.14। देखो एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है 2.14। 2 मतलब सेकंड चैप्टर, 14 मतलब एक्सरसाइज का 14 क्वेश्चन। बस वहीं रुको। दो सूक्ष्म गोले हैं आवेश वाले और उनके बीच का सेपरेशन दे रखा है, पहले इतना कर लो। एक चार्ज का स्फेयर ये है, चार्ज स्फेयर, और एक चार्ज स्फेयर ये है। इन पर दोनों पे चार्ज दे रखा है। इसमें मान लो Q1 है, इस पे Q2 है। तो Q1 Q2 की वैल्यू गिवन है, क्या है बताना जरा। Q1 कितना है? 1.5 माइक्रो कुलाम। कुलाम में बदलोगे कितना आएगा? 1.5 इंटू 10⁻⁶ कुलाम, ठीक है। Q2 बताओ। 2.5 माइक्रो कुलाम, कुलाम में बदलोगे 2.5 इंटू 10⁻⁶ कुलाम। इनके बीच का सेपरेशन कितना है? कितना? 30 सेंटीमीटर, ये सेपरेशन। चलो अब आगे पढ़ो। कह रहे हैं देखो दो पॉइंट दिए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट में क्या कह रहे हैं? फर्स्ट पॉइंट समझो पहले। कह रहे हैं दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन, कहाँ है दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन? यही तो है, यही तो है। इसके मध्य बिंदु पर, मध्य बिंदु कहाँ होगा इसका? ये टोटल 30 है तो इधर से 15 पे होगा, यहाँ होगा बिल्कुल सेंटर पे। इस पी पॉइंट पर आपको दो चीजें कैलकुलेट करनी है, क्या? एक तो वीपी यानी पोटेंशियल बताना है, और एक ईपी। ईपी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी बतानी है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पिछले चैप्टर में पढ़ी थी। तो पोटेंशियल भी बताओ यहाँ कितना होगा दोनों की वजह से, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बताओ यहाँ पे कितनी होगी दोनों चार्ज की वजह से। ये फर्स्ट पॉइंट है। क्वेश्चन नोट करो, बहुत आसानी से सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। देखो पोटेंशियल पूछा है, पोटेंशियल वाला फॉर्मूला लगाओगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। पहले Q1 अपॉन आर करोगे। तो Q1 अपॉन आर, आर क्या होती है? चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस। इस चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? ये 15 है ना। तो 15 ले लोगे आप, तो ये क्या निकल जाएगा? इस वाले चार्ज से निकल जाएगा पोटेंशियल। फिर आप
इस वाले चार्ज से निकालोगे पोटेंशियल और दोनों को निकाल के क्या कर दोगे, ऐड कर दो। Simple। करो, खुद से ट्राई करो। सबसे पहले फॉर्मूला लगाओ पोटेंशियल का। ये पॉइंट मान लो, ये बी मान लो। तो हम पहले पोटेंशियल ड्यू टू, पोटेंशियल ड्यू टू Q1, Q1 के Q1 कितना पोटेंशियल लगाएगा वो निकाल ले रहे हैं पहले। तो फॉर्मूला लगाओ, V इज इक्वल टू, इसको VA कह दो, 1/4πε0 Q1/R। इसमें वैल्यू रखो, आंसर निकालो। इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ हो जाएगी। Q1 है हमारा 1.5 10⁻⁻6 और डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो और इसका आंसर निकालो कितना आएगा। देखो, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 और 5 से इसको कट करोगे 0.3, 3 3 जा 9, 0.9, पावर एडजस्ट करो, 9 में से 6 गया 3, माइनस का 2 पर आके ऐड हो जाएगा 10⁻5। सही है। तो ये वोल्ट, ये आ गया आपका VA। आप निकालेंगे पोटेंशियल ड्यू टू Q2, पोटेंशियल ड्यू टू Q2, ये VB निकालो, 1/4πε0 Q2/R। तो VB कितना आएगा, उसकी वैल्यू 9 × 10⁹, Q2 की वैल्यू हम जानते हैं 2.5 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 15 × 10⁻⁻2। इसको करो। तो ये देखो, पहले देखो कट कर लिया करो, कट कट करने से बहुत आसानी से हो जाता है। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 और 5 5 जा 25, 0.5 आएगा। तो 3 5 जा 15, ये आ जाएगा 1.5 इंटू 9 में 6 गया 3 और 2 ऊपर आके ऐड हो जाएगा 5 वोल्ट। सही है। तो टोटल कितना हो गया पी पॉइंट पे, टोटल पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट पी, ये हो जाएगा हमारा VP। कितना हो जाएगा देखो, VA प्लस VB। तो VA की वैल्यू है 0.9 इंटू 10⁵, VB की वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁵। कैसे ऐड करूंगा इनको, बता देगा कोई, इनको कैसे ऐड करूं, कैसे होंगे ऐड ये, पावर कॉमन आएगी है ना, पावर को मत ऐड कर देना। तो ये हो जाएगा 0.9 प्लस 1.5 और पावर आ गई बाहर कॉमन दोनों से, इनको ऐड कर दो बस। तो कितना आया आंसर बताओ, इनको ऐड करो कितना आएगा, 2.4 इंटू 10⁵ वोल्ट। बस खत्म आंसर। हो गया। अब इसी पॉइंट में क्या पूछा है बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो पूछी है ना। ये देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो इधर नोट कर लिया सबने, नहीं। हम्म, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या देखना पड़ेगा पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे डायरेक्शन देखेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, उसी के अकॉर्डिंग प्लस माइनस या फॉर्मूला लगेगा, नेट वाला जो भी होगा वो लगेगा। तो हमने देखेंगे पहले इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, मतलब डायरेक्शन किधर किधर है। तो देखो दो चार्ज है, तो दो डायरेक्शन होंगी इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की, किधर होगी देखो, Q1, ये जो चार्ज है पॉजिटिव, इसकी डायरेक्शन किधर होगी बताओ, पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव वैल्यू है तो डायरेक्शन किधर होगी, Q1 की इधर, इसको कह देते हो E1 कह देते हैं, चलो Q1 की वजह से E1। सही है। Q2 भी कैसा है देखो, पॉजिटिव है, तो ये भी किस किसे क्या करेगा, इधर फेंकेगा, रिपल करेगा, है ना। तो इस पर, इस पी पॉइंट पर क्या होगी, E2 भी किधर होगी, इधर होगी।
अब बताओ E1 ज्यादा होगा E2 ज्यादा होगा या दोनों बराबर होंगे? E1 ज्यादा E2 ज्यादा दोनों बराबर? E2 ज्यादा E1 ज्यादा दोनों बराबर? बराबर नहीं होंगे। कौन ज्यादा है? ज्यादा कौन है? E1 E2? E2 ज्यादा है। तो बता बराबर या E2 ज्यादा, तुम बताओ। ज्यादा E2। क्यों? इधर वाली वैल्यू ज्यादा है, यानी ये वाला चार्ज ज्यादा है। ये चार्ज ज्यादा है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E2 भी क्या होगी? ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है ना। इनको बराबर करके जीरो मत कर देना यहाँ पे, है ना। तो अब आप क्या करोगे? नेट निकालोगे यहाँ पे। और मैंने बताया था दो दो जब डायरेक्शन अपोजिट होती है तो नेट कैसे निकलता है? माइनस करके प्लस करके। माइनस करके। ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा दें, यही तो पढ़ाया आपने। बस कर दो। तो जो ई नेट होगा वो कैसे निकलेगा? E2 माइनस। अब E2 E1 कितना है ये तो बताओ। वो निकालना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला लगेगा? हाँ, क्यू अपॉन आर स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या था? क्यू अपॉन आर था। तो ऐसा ना करें, बार बार कैलकुलेशन से बच जाएंगे। इतनी तो करी रखी है ना हमने। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, करने को वैसे भी कर सकते हो। जैसे इसका फॉर्मूला लगाओगे तो फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन अपॉन आर स्क्वायर, यही तो होगा। अरे यही तो होगा। तो स्क्वायर को मैं ऐसे लिख दूं, देखो आर इंटू आर। और ये पूरी वैल्यू तो कैलकुलेट कर ली ना आपने अभी। बताओ विभव में नहीं करी थी क्या? ये करी थी। तो ये लिखो, डायरेक्ट लिख दो आंसर, कोई दिक्कत ना है ना, कैलकुलेशन बच जाएगी। आता तो है ही। तो 0.9 इंटू 10 की पावर क्या? 5। और ये डिवाइड में है, आर जो रह गया है इससे डिवाइड करनी पड़ेगी अभी। तो आर की वैल्यू कितनी है? मीटर में करोगे तो ठीक है। तो बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा E1 का। तो देखो क्या आएगा, देखो बताओ, कट कर दो। 3 से कट कर दिया मैंने, ये तो 0.3। और ये 5। 5 से कट कर दूं इसे, कितना आएगा बताना? 5 से कट कर दिया, 0.6। हाँ, 0.6। बढ़ जाएगी वैल्यू और कट करने के बाद फिर 0.06। हाँ, और समझ में आया? कैसे कट कराया इसे देखो। 0.3 को हमने 5 से कट कराया है। नहीं हो रहा है कट तो आप क्या करो, पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ। 50 से 3 को तो भाग दे दोगे ना। तो दो इधर पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ गया, और बढ़ाना पड़ेगा तो जीरो बढ़ाया, जीरो बढ़ गया, 6 बार में 300 खत्म। तो देखो हमने डायरेक्ट लिख दिया था 0.06। तो वैसे भी कर सकते हो, है ना। अब आप जब इतनी ज्यादा कैलकुलेशन आपने कर ली तो आप डायरेक्ट करना भी सीखो। ठीक है। तो ये E1 की वैल्यू आ गई। सिमिलर तरीके से हम E2 निकाल लेंगे। देखो ये वाली कैलकुलेशन तो कर रखी थी ना, इसका आंसर लिखना और आर से क्या कर देना? डिवाइड कर देना। निकालो जरा E2। और यूनिट बताओ, इसकी यूनिट क्या थी? यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कूलम। कूलम में किसके था? इसके था ना। इस पूरी वैल्यू के तो अपॉन में ही है। मतलब इसका, इस पूरी वैल्यू का जो आंसर आया ये आया ना, इसका ऊपर वाली वैल्यू का, इसका पूरी वैल्यू का। तो ये तो अपॉन में ही रहेगा ना उसके। इंटू में जब लिखता है, जब मैं ऊपर होता है यहाँ पे, तब इससे इंटू करता है इसका। ये पूरी वैल्यू भी है ना। तो ये डिवाइड में है, इसके नीचे है। सही है। तो देखो E2 आपने निकाल दिया बहुत ही चालाकी से। आपने क्या करा, फॉर्मूला लगाया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह आर इंटू आर करके ये पूरी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है पहले ही। ये रहेगी। तो जो E2 आ जाएगा हमारा, वो आएगा 1.5 10 की पावर 5 डिवाइड में 15 इंटू 10 की पावर -2। देखो इससे ये काट दिया, लेकिन ये 15 तो नहीं था ना, ये 1.5 था। तो वन वन बार में नहीं कटेगा ये, इससे अब कितनी बार में कटेगा? 0.1 बार। क्योंकि अगर पॉइंट नहीं होता तो वन आता, एक नंबर बाद पॉइंट लग गया। अब ये 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा E2 बराबर 0.1 इंटू 10 की पावर 7 न्यूटन पर। बस यही करना था, कि E1 E2 निकालने थे। नेट भी तो निकालना है, तो दोनों को माइनस करो। ई नेट है E2 माइनस E1। रखो वैल्यू। 0.1 इंटू 10 की पावर 7 माइनस E1 है 0.06 10 की पावर 7, 10 की पावर 7 कॉमन। तो 0.1 माइनस 0.06 ये आ जाएगा, 10 की पावर 7 आ जाएगा कॉमन। इसको घटा के बताना कितना आया।
0.04 इंटू 10⁻⁷। आंसर चेक करो जरा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, पीछे देखो कितना आ रहा है। देखो अब सेकंड पॉइंट जो है इसका, इसमें कुछ नहीं करा। कौन है? बस इस पी पॉइंट का जो लोकेशन है ना वो बदल दिया। पी पॉइंट को कहाँ पहुंचा दिया ये बताएंगे अभी अक्षय कुमार। अक्षय पी पॉइंट की वो बताओ पोजीशन कहाँ होगी अब। आपने पढ़ लिया क्वेश्चन में, बताओ कहाँ होगी। बताओ, पढ़ दो एक बार जोर से ताकि ये भी दिमाग चला सके अपना, बुक तो लाते ना है। हाँ, मध्य बिंदु के यानी मिड पॉइंट के ऊपर जाने वाली रेखा के के अभिलंब तल में पहुंच गया है पॉइंट। और 10 सेंटीमीटर दूर गया है। अभिलंब तल का मतलब है, जैसे यहाँ नॉर्मल प्लेन रख दोगे ना, एक ऐसे करके नॉर्मल प्लेन कहाँ पे, मिड पॉइंट पर, जो इसका मिड पॉइंट था उस पर आप ऐसे करके एक प्लेन रख दो अभिलंब तल, और उस पर पी पॉइंट आ गया है यहाँ कहीं। ये था इसका मिड पॉइंट, समझ लो ये था वही 15-15 वाला। अब यहाँ चला गया, ये कितनी सेंटीमीटर दूर गया? 10 सेंटीमीटर दूर। ये डिस्टेंस 10 है। तो फिर वही दो काम करते हैं इस पर, वीपी और ईपी। सेकंड पॉइंट कह रहा है पोटेंशियल बताओ कितना होगा इस पर, और और क्या इस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। क्वेश्चन वही है, सब कुछ वही है, बस पॉइंट बदल दिया। तो क्या करेंगे बताओ। हमें चाहिए होती है फॉर्मूला लगाने के लिए चार्ज और पॉइंट की डिस्टेंस। कितनी है चार्ज और पॉइंट की डिस्टेंस, 15 है या 10 है, पता क्या? 10 है। तुम बताओ कितनी है वैभव? चार्ज और पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? कितनी? तुम बताओ, चार्ज और पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? 10 या 15? 10 होगी, तुम बताओ। निकालनी पड़ेगी, तो 10-15 कैसे बता रहे हो? डिस्टेंस तो ये है ना ये। क्यों भाई पढ़ाकू, क्या बता रहे हैं? डिस्टेंस तो ये है। तो पाइथागोरस बन गया ना, देखो। हाँ, जितनी ये होगी, जितनी ये होगी उतनी। यार कितनी बार कराए हैं ऐसे आर्टिकल मैंने, कराया नहीं कराया? इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाली थी, इक्वेटोरियल पॉइंट पर, एक्सियल पॉइंट पर निकाली थी। भूल जाते हो तुम बार बार, क्या करा जाए। तो निकालो बस कितनी आई बताओ, बाय पीटी लगाओ। पीटी लगाओगे क्या होगा, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? 10 का स्क्वायर, बेस 15। कितना है? 100 प्लस इसका कितना होता है, 225। ये कितना हो गया? 325। स्क्वायर रूट 325 कितना आएगा? बताओ, निकलेगा नहीं रूट से? 5√13। सही निकाला, देख लेना। 25 25 या 75, 5 7, 25 में 25 और 7 32, ठीक है। तो ये एच आ गया हमारा, यानी ये 5√13 आ गई। और ये भी कितनी होगी? 5√13। अब तो निकाल सकते हैं, ये चार्ज है, ये पॉइंट है, ये डिस्टेंस है, तो वही। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो सर, देखो पी पॉइंट पे निकाल रहा हूँ ना, तो पी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो ए का और बी का दोनों का मिला के ही तो होगा। तो दोनों कैलकुलेशन एक ही बार में कर देते हैं आप, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, एक साथ कर दो। तो वैल्यू रखो, इसकी क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन आर, तो यही होगा ना, तो आर ही लिख देता हूं मैं भी, है ना। यहाँ बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन आर। आर तो दोनों का सेम है देखो, तो इसलिए R1 R2 नहीं करा मैंने, आर लिख दिया। चार्ज अलग अलग है तो Q1 Q2 करा है। क्या चीज कॉमन है? तो देखो आप कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी, तुम्हें बार बार वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। आर भी तो कॉमन है, आर। तो 1/r, तो अंदर क्या बचा? देखो कितना आसान हो गया। एक बार इसकी वैल्यू रखो, एक ही बार नीचे आर की वैल्यू रखनी है, Q1 रखना है, Q2 रखना है, डायरेक्ट पोटेंशियल निकलेगा टोटल। निकालो। ये हो जाएगा हमारा 9 × 10⁹
Q1 Q2 की वैल्यू रखोगे 1.5 इंटू 10⁻⁻6, 2.5 इंटू 10⁻⁻6 और डिवाइड बाय आर। आर से डिवाइड मतलब 15 इंटू 10 सॉरी, आर मतलब क्या, आर तो ये है ना। हाँ, 5√3, 3 है 13 है 13 इंटू 10⁻⁻2। सही है भाई। कट हुआ क्या कुछ? इनको ऐड कर दो। हाँ, तो ये 9 इंटू 10⁻9 और ये आ जाएगा, देखो कॉमन लेके ऐड करोगे तो ये आएगा 4 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड में हमारा 5√3 10 है। कहाँ पे? कहाँ पे? ये ऐड जो करा है, कॉमन लेके ऐड करते हैं ना यार। ये मल्टीप्लाई में है ना दोनों, तो उसको कॉमन लेंगे फिर ऐड करेंगे ना। ए, अभी तो करा था पीछे। 9 4 का कितना हो गया? 36। 9 में से 6 गया 3, ये ऊपर आके ऐड हो जाएगा +2, नीचे है 5√3, 13 सॉरी 13 है। तो ये वो बताओ कितना आया? 36, 5√13, 10⁵ देखो ना आंसर कैसा आ रहा है इसका, पॉइंट में आ रहा है क्या या रूट में आ रहा है? तो फिर √13 की वैल्यू रख दी उन्होंने। कितनी होगी √13 की वैल्यू पता है? उससे निकालो ना, डिवीजन मेथड जो बताया था मैंने। ऐसा करके 0 0 ले लेते हैं इसके पीछे, जितने नंबर तक निकालनी होती है। तो मान लो मैं 2 डिजिट तक निकालता हूँ, तो दो बना लो जोड़े, पीछे से एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, है ना, बताया था ना ये। सेम सेम नंबर लेते हैं यहाँ पे, अब क्या लूँ बताओ? 2 2 जा 4 लूँ, 3 3 जा 9 लूँ, या 4 4 जा 16 लूँ? तो 3 3 जा 9 सही रहेगा। फिर क्या करते हैं, बाहर वालों को ऐड, अंदर वालों को, ये 6, ये माइनस करो, कितना आएगा? 4। ये पॉइंट ऊपर लगा दो, ये 0 0 यहाँ उतार लो, कितना आएगा बताओ? कितने कितना, अब 2 से करोगे तो 2 ऐसे ऐसे लिखोगे ना, 3 से करोगे तो 3 ऐसे ऐसे लिखोगे। तो 9 6 जा 18, और 4 से करो तो 6 से करो, सही है। तो 6 6 6 3 9 6, ये आएगा 4, फिर 2 0, तो फिर से 6 ही आएगा, है ना। 6 6 6 चलता जाएगा ना बार बार। अब तो मैं क्या करता हूँ, 6 7 कर देता हूँ। तो जरा डिवाइड करना, जरा ऐसे देखना आंसर मिला रहे हैं मतलब हम। यहाँ छोड़ सकते हो एग्जाम में, यहाँ यहाँ बिल्कुल सही है आंसर ये। हम पीछे वाला मिलाकर देख रहे हैं आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो पूरा सॉल्व कर रहे हैं। इसको 6 7 कर दो, तो बताओ, मल्टीप्लाई करो। 5 7 जा 35, 3 5 6 जा 33, 3 5 6 जा 15, 3 18, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ गए। देखो आ जाएगा, वही आएगा, ठीक है। इसको जब डिवाइड करोगे ना इससे, तो 1.9 समथिंग कुछ आएगा, 1.8 या 1.9, देख लो जहाँ डिवाइड करके। तो इसको फिर हम अप्रोक्स में क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10⁻, अब यही है ना पीछे, 5 है ना 10⁻। सही। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन 2.14 का, अब हम क्या करेंगे, बी पार्ट करेंगे। सही है, बी पार्ट का हमने पोटेंशियल तो निकाल दिया, पोटेंशियल तो निकाल दिया था किसका, वहां पर मिड पॉइंट पर है ना। कह रहे थे ये Q1 है, इससे ये Q2 रखा हुआ है यहाँ पर, ये सेपरेशन था 30। अब ये मिड पॉइंट था, और इस मिड पॉइंट से हम 10 सेंटीमीटर ऊपर गए थे, ठीक है ना। 10 सेंटीमीटर ऊपर ये पॉइंट अब यहाँ आ गया था, पी पॉइंट। तो इस पर आपको दोनों चीजें बतानी थी, एक तो पोटेंशियल बताना था यहाँ पर कितना होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी थी कितनी होगी। तो हमने इसको इससे मिला दिया था, ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ मिला मिला देंगे इसको, है ना। तो ये पूरा 30 है, तो ये कितना हुआ बताओ? 15। ये मिड पॉइंट से गया है ना, पॉइंट ऊपर, और ये भी क्या होगा, 15। तो यहाँ पर देखो आप, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया, तो यहाँ से हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं। तो हाइपोटेनियस होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर।
तो हाइपोटेनियस इक्वल टू कितना आएगा, परपेंडिकुलर 10 का स्क्वायर प्लस बेस 15 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 100 प्लस 225 325, कितना आया था 5√13। ये हाइपोटेनियस आ गया हमारा, मतलब ये वाली डिस्टेंस आ गई। ठीक है, अब पोटेंशियल तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं इसका, अब हमें कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। अब देखो ध्यान से सुनो, ये जो हमारा ट्राइंगल है ना, ये जो ट्राइंगल की शेप में बन रहा है, ये कौन सा ट्राइंगल है बताओ, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, आइसोसेलेस है ना, मतलब इसकी दो साइड सेम है, समद्विबाहु, दो साइड सेम। और जब दो साइड सेम होती है तो दो एंगल सेम होते हैं, तो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। सही है, ये भी थीटा होगा क्या, ये नहीं होगा, केवल दो साइड सेम है ना, तो दो ही तो एंगल सेम होंगे, तो ये दोनों थीटा हो गए। बात समझ में आ गई। अब निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी को बिना डायरेक्शन के नहीं पता कर सकते, तो पहले डायरेक्शन बताओ। Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी इधर, इसको E1 कह दो, Q2 की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, इसको E2 कह दो। ठीक है, अब ये वाला जो एंगल है ना E1 E2 के बीच में, वो इक्वल होगा इस वाले एंगल के। अब ये 90 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जब दो एंगल सेम है तो अगला वाला 90 हो सकता है, जरूरी हो भी या ना भी हो। जैसे मान लो अगर ये 45 है तो ये 90 होगा, लेकिन अगर ये 30 है तो ये क्या 90 होगा, फिर तो ये 120 हो जाएगा, क्योंकि पूरा सम कितना होता है 180 होता है ना। तो हम कह नहीं सकते कि ये 90 है या नहीं, तो फिर आप इसको 90 मानकर नहीं कर सकते। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक्सिस ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो देखो यहां बना देते हैं हम क्या, ये कौन सी एक्सिस है बताओ, ये कौन सी एक्सिस होती है, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस होती है ना, सही है। और ऐसे करके कौन सी एक्सिस होती है, ये ऊपर वाई एक्सिस। ठीक है, ये वाला एंगल थीटा है तो ये तो कंफर्म है थीटा होगा, क्योंकि अगर एक लाइन है स्ट्रेट, इस पर आप कितनी भी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, पैरेलल होनी चाहिए लाइन, कंडीशन ये है। तो ये सारे एंगल, ये अगर 30 है तो ये भी क्या होगा 30, ये भी क्या होगा 30। तो देखो ये लाइन है, इस पर ये एक पैरेलल लाइन, ये एक पैरेलल लाइन, तो ये थीटा तो ये भी थीटा। सेम लॉजिक इधर लगाओ, ये लाइन है, इस पर ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, ये थीटा तो ये भी थीटा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब यहां से समझना ध्यान से। अब मैं ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है ना E1 E2 थीटा एंगल पर, इनके कंपोनेंट ब्रेक करूंगा। एक्स एक्सिस के अलोंग आएंगे कुछ कंपोनेंट और कुछ कंपोनेंट वाई। बताओ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच कितना एंगल होता है, वो तो कंफर्म 90 होता है ना। हाँ, तो ये मुझे कंफर्म पता है, ये मुझे कंफर्म नहीं पता था कि एंगल कितना है। कंपोनेंट का जो एंगल होगा वो पता होगा 90 होगा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस की तरफ बताओ कौन कौन से कंपोनेंट आएंगे, इसका कितना आएगा यहाँ, केवल कॉस आएगा, केवल कॉस थीटा आएगा, है ई कॉस थीटा, कल तो बताया था और कितनी बार बता चुके हैं, ई ए, कहाँ है यहाँ पे, E1 यार जो वेक्टर होता है उसी के तो कंपोनेंट करोगे। जैसे अगर ए वेक्टर है यहाँ पर थीटा डिग्री पर, ये थीटा डिग्री पे ए वेक्टर है, तो यहाँ ए कॉस थीटा ही तो लिखोगे कि बी कॉस थीटा लिख दोगे, जो कंपोनेंट है उसी के तो कंपोनेंट, जो वेक्टर है उसी के तो कंपोनेंट होंगे। तो E1 है तो E1 का ये वाला कंपोनेंट E1 कॉस थीटा, कोई ई कॉस थीटा कह रहा, कोई ई ए कॉस थीटा कह रहा, एक हाथ आ गया। सही है, तो ये वाला कंपोनेंट देखो इधर आया E1 कॉस थीटा, इसका सीधा वाला भी होगा। अरे समझ में आ रही है, कंपोनेंट ब्रेक करना आ रहा है समझ में, 1000 बार बता चुका हूं मैं ये, 11th का टॉपिक है वैसे ये। तो इस वेक्टर का एक कंपोनेंट ये आया नीचे, एक कहां जाता है, तो ये ऊपर वाला कितना होगा बताओ, ए साइन थीटा, मतलब ऊपर साइन आता थीटा की तरफ कॉस आता। तो E1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E1 कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा E1 साइन थीटा।
सही है, छोड़ दिया दोनों दोनों तरफ। अब इसकी कोई वैल्यू नहीं रही, ये तो खत्म। इसके कंपोनेंट को देखना है अब हमें। ऐसे इधर आ जाओ। E2 का हॉरिजॉन्टल क्या होगा बताओ? E2 cos थीटा। और वर्टिकल क्या होगा? इसी के ऊपर आएगा वर्टिकल, तो क्या होगा? E2, बोलो यार क्या? हाँ तो बोल क्यों नहीं रहे? बोलोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा, समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो देखो एक्स एक्सिस पर, देखो एक्स एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट आ रहे हैं। एक की डायरेक्शन इधर है और एक की डायरेक्शन इधर है। वाई एक्सिस पर भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हैं। दोनों किधर हैं? ऊपर है। अब यहां से समझना ध्यान से। यहां तक बात समझ में आ गई नहीं सबको? ये बताओ कंपोनेंट कैसे तोड़ना है, समझ गए? समझ गए? अब ध्यान से सुनो, हमें क्या करना है? हमें इस पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग कैसे कैसे रही है देखो। दो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे लग रही है, एक इधर और एक इधर। तो पहले हम इन दोनों का नेट निकालेंगे कि इन दोनों की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लग रही है। बताओ, अगर कोई पॉइंट है उसको दो तरफ से खींचा जा रहा है फोर्स लगा के, तो वो किधर जाएगा? क्यों रुका रहेगा वहां? मैंने ये वाला बोला कि दोनों फोर्स बराबर हैं। बराबर होंगी तभी तो रुका रहेगा। बराबर नहीं है तो किधर जाएगा? इधर ही क्यों जाएगा? अगर इधर वाली ज्यादा हुई तो इधर ना चला जाएगा। मतलब आपको आंसर ये देना है कि भैया जो फोर्स ज्यादा होगी उधर जाएगा, बस। इधर जाएगा, अब इधर ही क्यों जाएगा, ये भी तो ज्यादा हो सकती है। आंसर हो गया। तो यहां पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर और इधर। तो नेट किधर होगी? इधर होगी। क्यों? क्योंकि इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का चार्ज ज्यादा है, देखो यहां से बता रहे हैं ये बच्चे, है ना? चार्ज ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा तो कंपोनेंट भी ज्यादा। तो ये ज्यादा है और ये कम है। नेट निकालोगे तो कैसे निकालोगे? इसमें से E2 नहीं, E2 cos थीटा माइनस E1 cos थीटा, और जो नेट निकलेगी उसकी डायरेक्शन किधर होगी? इधर होगी। इधर ही तो होगी नेट की डायरेक्शन। और फिर आप वाई एक्सेस वाले कंपोनेंट को निकालोगे, वाई की डायरेक्शन किधर होगी नेट की? यहाँ पे भी तो दो लग रहे हैं देखो, ये और ये। तो नेट किधर होगा? ऊपर ही होगा नेट तो इस बार। तो इसका नेट इधर आएगा, इसका नेट इधर आएगा। तो पहले नेट निकाल लेते हैं, बाकी बात बाद में करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं एक्स एक्सिस पर। एट एक्स एक्सिस, तो देखो एक्स एक्सिस पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैं ई एक्स लिख दूं। एक्स एक्सिस की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बताओ क्या क्या फॉर्मूला बनेगा? ठीक है, ओके। क्या कॉमन है यहां से? कॉस थीटा। तो क्या आया अंदर? E2 माइनस कॉस। अरे सही है। और इसको अभी हम सॉल्व करेंगे, इवन E2 की वैल्यू तो निकाल सकते हैं, वहां निकालेंगे वैल्यू और इसमें पुट करेंगे, आंसर आएगा। इसकी डायरेक्शन इधर बना लेते हैं, ई एक्स। ये ई एक्स किस डायरेक्शन में होगा? ई एक्स। ये जो पी पॉइंट है इस पर, ये जो ई एक्स तुम निकालोगे ये इधर ही तो आएगा नेट। नेट इधर आएगा ना, तो मैं यहाँ ई एक्स बना देता हूँ। ये आ गई ई एक्स की डायरेक्शन। सही है। इसको कैलकुलेट करो, अब निकालो जरा। वैल्यू रखनी है इसमें E1 E2 की। देखो थीटा हमने डायग्राम में जिस जिस एंगल को बताया ना, हर जगह थीटा वही रहेगा। तो ये 180 है। हो सकता है कि अंदाजा थोड़ी लगाना है, ये पता ही नहीं हमें कितना है। नहीं पता तो फिर वैल्यू कैसे रख देंगे? नहीं रखेंगे तो कैसे करोगे? ये cos थीटा की जगह क्या रखोगे बताओ ना फिर। हाँ, कैसे निकालोगे? हैं? मानना पड़ेगा। ऐसे तो तुम कुछ और मानोगे, वो कुछ और मान लेंगे, तो आंसर तो अलग अलग आ जाएगा फिर। हाँ भाई, cos थीटा कैसे निकलेगा? देखो थीटा कहाँ है डायग्राम में? थीटा कौन सा किस एंगल को कह रहे हैं? इसको ही तो कह रहे हो आप थीटा। या ये दोनों है बराबर ही। तो देखो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है ये, है ना? है। इसका आपको हाइपोटेन्यूस भी पता है, आपको परपेंडिकुलर भी पता है, बेस भी पता है। तो इसमें आप वो नहीं लगा निकाल सकते cos थीटा यहाँ से? क्या फॉर्मूला लगाओगे बताओ? ये थीटा है, ये 15 है, ये 10 है,
और ये 5√13 है। हाँ, लगाओ कॉस थीटा का फॉर्मूला यही वाला। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हो जाएगा 15 और हाइपोटेनियस हो जाएगा 5√13। हाँ, इसकी पूरे कॉस थीटा की आ गई ना। सही कहते हैं हम तो, पूरे कॉस थीटा की वैल्यू है वो। इसको अगर 324 कर देते ना हम अप्रोक्स लेकर, तो 324 स्क्वायर रूट होता है 18 का। तो यहाँ 18 आ जाता डायरेक्ट। करें ऐसे ही, चलो ऐसे ही कर दो। √13 की वैल्यू हमने निकाल तो ली थी, वही रख देंगे लास्ट में। आर की वैल्यू, हाँ 5√13, उसका स्क्वायर हो जाएगा। रख दिया इसमें आपने। इसको करेंगे हम E2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R²। E1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R²। इनटू में क्या है, कॉस थीटा। यहां से देखो कॉमन ले लो जो कॉमन मिल रहा है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरा कॉमन है और 1/R² भी कॉमन है। तो यहाँ बचेगा Q2 माइनस Q1 कॉस थीटा। इसमें रखो वैल्यू। तो इसमें रखोगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁻⁹ और डिवाइड में क्या आएगा, R²। आर कितना है, 5√13। 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर देना मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। अभी केवल इतना ही लिख दो। Q2 रखो, कितना है, Q2 है 2.5 10⁻⁻6 माइनस 1.5 10⁻⁻6। और फिर कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 15/5√13। 5 3 जा 15, इसका स्क्वायर कर दो, ये माइनस कर दो। तो 9 × 10⁻⁹, ये आएगा हमारे पास 2.5 में से 1.5 गया, 1 आएगा केवल। 10⁻⁻6 इंटू 3 डिवाइड में इसका स्क्वायर करोगे, ये आएगा 25 × 13 इंटू 10⁻⁻4 इंटू √13। तो कल निकाला ना, तो कल हम थोड़ी निकालेंगे, कल वाला यूज हम थोड़ी करेंगे, हमने थोड़ी निकाला। हम तो पहली बार कर रहे हैं कुछ। 9 3 27। तो 9 में 6 गया, कितना बचा, 3। और नीचे बताओ कितना आया, ये यार तेरा ही लिखा रहे हो। चलो, कितना आया, ये मल्टीप्लाई करके बताओ। सही है। कैलकुलेशन वगैरह ये तुम ही कर लिया करो, टाइम बहुत खाती है कैलकुलेशन। इसको ऊपर ले जाओ, देखो इससे भी वही आएगा। ये ऊपर ले जाओगे प्लस हो जाएगा 10⁻7। नीचे क्या है, अच्छा इसकी वैल्यू बताना भाई क्या आई थी, पक्का। मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो यार, ये तो बड़ी लंबी चौड़ी डिवाइड आ गई, मल्टीप्लाई आ गई। करो जरा, बताओ मुझे कितना आ रहा है मल्टीप्लाई। नीचे की मल्टीप्लाई करके बताओ पहले। 2 आएगा ये, और इसको जब डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.022 इंटू 10⁻7। तो इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 2.2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर गुलाम। ये किसकी वैल्यू आ गई, ई एक्स की। यही आई तुम्हारी भी। तुम्हारा क्या आया अभी, क्या आया, ये सही है बिल्कुल। 2.2 बिल्कुल एक्यूरेट है। ई एक्स की क्या वैल्यू आई है हमारे पास, 2.2 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ई एक्स की वैल्यू, ठीक है। अब हम जा रहे हैं एट वाई एक्सिस।
एट वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में नेट कैसे निकलेगा बताओ जरा। ई वाई क्या होगा? दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो ई वन साइन थीटा प्लस ई टू साइन थीटा। क्या कॉमन है यहां से? साइन थीटा। तो ई वन प्लस ई टू और साइन थीटा क्या आ गया आपका बाहर। साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ट्राइंगल है आपके पास, बताओ कैसे क्या होगी। यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है? 10। और हाइपोटेनियस ये फिर रूट परेशान करेगा। 5 टू जा 2√13। सही है। ये साइन थीटा की जगह रख देना। और जैसे अभी ई वन ई टू की वैल्यू रखी थी वैसे ही फिर रख के फिर कैलकुलेट करके आंसर निकाल लोगे घर से। मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट। समझ गए, आगे का टॉपिक भी पढ़ाना है नया। तो यहाँ पर वैल्यू रखोगे वैसे ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाली। यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, कॉमन ले लोगे, फिर जैसा भी किया था बिल्कुल वैसे ही करना है। तो हमारा जो ई वाई आएगा वो कितना आएगा लिख दो, डायरेक्ट कर लोगे इसको। ये ट्राई करना है घर से। ई वाई की डायरेक्ट वैल्यू लिखी जा रही है यहाँ पर। ई वाई का आपका आंसर आएगा 6.2 10⁵ ना आए तो बता देना, मैं कल करा दूंगा। आसान कैलकुलेशन। जगह छोड़ दो उसकी कैलकुलेशन करने की, जितने में वो आई है उतने में ही आएगी। सही है। तो अब ई एक्स भी आ गया, ई वाई भी आ गया हमारा। ई वाई की डायरेक्शन बताओ पी पॉइंट पर उधर। इधर देखो, ये दोनों इधर एक ही वाई डायरेक्शन में ही लग रहे थे, तो नेट भी किधर लगेगा? ऊपर ही जाएगा। इन दोनों का नेट भी किधर जाएगा? ऊपर। तो ये क्या आ गया हमारा ई वाई। क्या आंसर आ गया या अभी और करना है? क्यों भाई, आंसर आ गया क्या? तो क्या रह गया अभी? देखो इधर समझो, उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए हमें। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने एक्सिस के अलोंग इसके कंपोनेंट को ब्रेक करा और एक्सिस की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी। एक्स एक्सिस पर इधर लग रही नेट, वाई एक्सिस पर इधर लग रही नेट। तो ये भी तो दो हो गई ना अब। तो इन दोनों का भी क्या निकलेगा? नेट निकलेगा। दो कोर्सेज हो गई ना पी पॉइंट पर। देखो एक तो ऐसे हो गई और एक ऐसे हो गई, तो नेट किधर लगेगी? जब दो वेक्टर एक ऐसे और एक ऐसे होता है तो नेट कहां से जाता है? इनके बीच में से जाएगा। यानी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है जो पी पॉइंट पर लग रही है वो यहां से जाएगी। ये है ई नेट। हो गए। अब इस ई नेट को कैसे निकालेंगे? जब नेट हमारा जो रिजल्टेंट है वो बीच में से जाता है तो फॉर्मूला लगता है नेट निकालने के लिए, जो कल लगा था। तो लगाओ, क्या फॉर्मूला था? वो कल नहीं लगा। कल कराया है उस सर हमने। ई नेट क्या था बताओ? स्क्वायर रूट। बहुत बढ़िया। फिर बहुत अच्छे। फिर टू ए कोस थीटा। ई वन ई टू या ए? ई वन ई टू। और फिर थीटा क्या होता है? थीटा। थीटा होता है दोनों वेक्टर के बीच का कोण। अब बता कितना है इन दोनों के बीच एंगल, इसके और इसके बीच? 90 है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है और ये। तो एक्स और वाई के बीच तो हम पक्का कह सकते हैं कितना होगा। तो कह सकते हैं, अब तो डाउट नहीं किसी को। ठीक। तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? cos 90 जीरो। तो ये आ जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ई वन स्क्वायर प्लस ई टू। अब इधर देखो, इधर देखो, यहाँ ई वन ई टू आएगा या ई एक्स ई वाई आएगा? ई एक्स ई वाई आएगा ना, इनके बीच का ही तो रिजल्टेंट निकाल रहे हो। कभी ई वन ई टू तुम ये वाली वैल्यू पुट करने लगो ई वन ई टू की। यहाँ क्या आएगा? और यहाँ समझ गया ना, जिसके बीच हम रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। तो ई एक्स और ई एक्स। अब इनकी वैल्यू तो निकाल दी ना आपने। तो पुट करो, स्क्वायर करो, स्क्वायर रूट करो, आंसर आ जाएगा। देखो ई एक्स ये हैगा, ई एक्स है 2.2 10⁵ का स्क्वायर। ई वाई कितना है देखो, 6.2 10⁵ का स्क्वायर। ये
पावर डबल हो जाती है, इसका स्क्वायर हो जाएगा 484 का, आप निकाल दो कितना होगा, पावर कॉमन लेके ऐड करके स्क्वायर रूट निकाल दो आंसर। करो। अरे इस क्वेश्चन में तो यार जान ले लिए हैं, खत्म ही नहीं होने में आ रहा है। ये लॉन्ग में आएगा, 5 नंबर का लॉन्ग आता है, 5 नंबर में आएगा यार तो बस। मतलब टफ नहीं है आसान, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। पहले एक्सिस का नेट निकालो, फिर एक्सिस के बीच में नेट निकालो। अच्छा, इस क्वेश्चन को वैसे नहीं कर सकते? आप बताना कर सकते हैं नहीं कर सकते? आपको मैंने आर्टिकल पढ़ाया था एक, इधर सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में आर्टिकल पढ़ाया था, उसमें इक्वाटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, निकाली थी, फॉर्मूला आया था, उस फॉर्मूले को लगा के नहीं कर सकते? क्या फॉर्मूला था इक्वाटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड का? ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2p था, पी था, पी था शायद, एक्स एक्सिस पर 2p था, p/r³ r³ था, तो उस फॉर्मूले से हो जाएगा नहीं? बताओ। ये भी तो इक्वाटोरियल ही पॉइंट है ना, ये वहां पॉइंट इक्वाटोरियल पे था ना, तो पॉइंट तो ये भी इक्वाटोरियल पे है। क्या पी क्या होता है, क्या उसका फॉर्मूला है पी का? है? हाँ, तो क्यू इंटू 2l क्या है यहाँ पे? हाँ, ये उससे हो ही नहीं सकता, क्यों? उससे नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा? अरे यार, तुमने बता तो दिया आंसर। वो कब किसकी डाइपोल का इक्वेटोरियल पॉइंट है ना वो, डाइपोल पढ़ाया है ना, जब दो इक्वल अपोजिट चार्ज मिड से सेपरेट डिस्टेंस पे होते हैं उसको डाइपोल का, ये नीचे डाइपोल है क्या? क्या ये दोनों इक्वल अपोजिट हैं? देखो, ये तो दोनों पॉजिटिव है, तो क्योंकि ये डाइपोल नहीं है, इसलिए आप इसमें वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, यही तरीका है करने का, बस और कोई तरीका है नहीं। ठीक है, नोट करो। सारे मैंने शॉर्ट कट सब सब मेथड लगा के देख लिए, होगा ना ये किसी से, इसी तरीके से होगा। समझ गया वो क्यों नहीं लगेगा फॉर्मूला? अरे तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं अभी, समझ गया? क्योंकि हमारा ये जो चार्ज का सिस्टम है ये डाइपोल नहीं है ना, अगर ये डाइपोल होता तो डायरेक्ट एक ही फॉर्मूले से आंसर आ जाता। आओ भाई, जिसको छोड़ दूं नहीं घर से करोगे? 62 का स्क्वायर कितना है? कितना? 62 का 38, तो कितना आया देखो, ऐड करके कितना आया इनको? 24 आएगा यार। नहीं, हाँ, 88.42, यही है, और ये 10 की पावर 10, तो देखो ये तो 5 हो जाएगी पावर, ये तो परफेक्ट स्क्वायर रूट है ही नहीं, 42 है ना ये, तो 42 है, 36 तक होता है, 36 का कितना होता है? 6, और 49 का कितना होता है? 6, तो इन दोनों के बीच में है ये, तो 49 से तो कम है ना, तो 7 से तो कम आएगा आंसर, और क्योंकि 36 से ज्यादा है तो 6 से ज्यादा आएगा। हम अप्रोक्सीमेशन मेथड लगा रहे हैं, चाहो तो आप डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हो इसका आंसर, एक्यूरेट आएगा बिल्कुल। तो डिवीजन मेथड से जब निकालोगे तो आएगा 6.6 न्यूटन पर कूलम, ये आंसर इसका है। फैक्टर नहीं, जो मैंने जो कल जो मेथड बताया था डिवाइड, जैसे रूट 13 का निकाला था,
तो इस तरीके से निकाल लेना ना, इस नंबर को यहाँ लिख देते हैं नीचे ऐसे करके, फिर जोड़ा बनाते हैं दो दो का, फिर इसको करते हैं सेम सेम नंबर आना चाहिए, बताओ 6 6 36 आएगा नहीं आएगा ऐसे करके, फिर बाहर वालों को ऐड करते हैं अंदर वालों को माइनस करते हैं। इस मेथड से जब इसको करोगे तो यहाँ क्या आएगा 6.6 ऐसे, 7 आ जाए 5 आ जाए सही है, वो 6 आ गया ना तो वो ठीक है। ठीक है, अब ये हुआ इसका आंसर फाइन। तो अगर ये न्यूमेरिकल आएगा ना तो लॉन्ग में आएगा। ठीक है, एक ही पॉइंट, एक ही इसके दो पॉइंट थे, इससे पहले भी करा था, यहाँ लिया था इसको पॉइंट को, है ना, काफी बड़ा न्यूमेरिकल हो गया है। चलो इसको मिटा, अरे एक चीज और है इसमें यार अभी, क्या मैंने, देखो एंगल भी निकाल सकते हो ना इसका, रिजल्टेंट का। तो भाई अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो रिजल्टेंट है ये कितने एंगल से गया है, ये कितने एंगल पे गया है, ये वाई से या एक्स से कितना एंगल बना रहा है बताओ। वाई से ले लेते हैं, चलो वाई से बताओ कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल कितना है, 45। 1000 बार बताया 45 जब होगा जब ई एक्स और ई वाई बराबर होंगे। ई एक्स ई वाई बराबर थे तेरे, अलग अलग है ना, तो फिर जो ज्यादा होगा उसकी तरफ ये बैंड हो जाएगा, जो ज्यादा होगा। तो कौन ज्यादा है, ई एक्स ई वाई ज्यादा है, तो ये फिर इधर चला जाएगा, तो अब नहीं कह सकते 45। तो कैसे निकालेंगे एंगल बताओ, है ऐसे कुछ भी 35 बोलेंगे 32, फिर उनका भी सही मानूंगा मैं तो, वो 30 कह देंगे। ऐसे नहीं निकालते हैं, अंदाजा नहीं चलता है फिजिक्स में। आप क्या करोगे, इस वाले वेक्टर को यहां से पैरेलल शिफ्ट कर दोगे, यहाँ वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं अगर उसकी डायरेक्शन चेंज ना की जाए तो। देखो हम डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे हैं, ई एक्स को इधर ही रखेंगे और यहाँ पर रख देंगे इसको ऊपर, तो ये ऐसे करके आ जाएगा। क्या है ये एंगल निकालना है, इस एंगल को मान लो मैं फाई कह देता हूं अभी के लिए, सही है। तो बताओ, आपको ये पता है और ये पता है, तो ये कौन कौन सी साइड है, ये क्या है, बेस कौन बोला, ये बेस है। यार ऐसे मत करो, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है ना, थीटा के सामने है, मैथ 9th क्लास है ना, हाँ। तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये है क्या, ये क्या है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है। 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेन्यूस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये बातें पता होनी चाहिए। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, 10 होता है ना, तो 10 लगा दो। तो क्या लगाओगे, 10, मार्कर ही बंद हो गया हमारा तो, ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट बता दिया। 10 क्या, फाइव, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मतलब ई एक्स और ई वाई। आप एक्स एक्सिस से भी निकाल सकते थे, एक्स एक्सिस से भी निकाल सकते, फिर ये वाला ई वाई इधर आ जाता, फिर परपेंडिकुलर हो जाता ई वाई अपॉन ई एक्स, ऐसे करके आ जाता, कैसे भी कर लो। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना इसकी, तो देखो कोई फिक्स एंगल नहीं निकलेगा, देखो ई एक्स की क्या वैल्यू है, और ई वाई की, ये तो कट हो जाएगा, ये कट पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ये आपका 1 1 और ये 3 2 जो भी आएगा डिवाइड करके वगैरह वगैरह, पॉइंट में कुछ आंसर आएगा, आएगा यहाँ पॉइंट में। तो देखो 10 की टेबल में से कुछ नहीं आएगा, कहने का मतलब ये है, जो 10 की टेबल में आप पढ़ते हो फिक्स वैल्यू उनमें से नहीं आएगा। तो फिर कैसे करोगे, यहां से 5 को निकालो और 10 को उधर ले जाओ किसमें, इनवर्स में चला जाएगा ना 5 निकालेंगे तो, और ये जो वैल्यू है ये ऐसी आ जाएगी, बस। हम इसका कोई एंगल नहीं बता सकते, इस तरह से ही बता सकते हैं क्योंकि ये टेबल में नहीं आ रही वैल्यू, यहाँ छोड़ देते हैं एंगल से, एंगल भी इसका नोट कर लो। अगली जो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी, वो है, हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। किसी फोर्स के अपोजिट जब, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्या होती है पोटेंशियल फोर्स, या क्या क्या किसको बता रहे हो पोटेंशियल एनर्जी? हाँ, तो वर्क कहाँ होता है, कैसा वर्क? एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, एनर्जी एनर्जी, वो वर्क हमारा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो, स्टोर हो जाता है, स्टोर। सही बताया इन्होंने। मतलब जब हम किसी फोर्स के अगेंस्ट, जब हम किसी फोर्स के अगेंस्ट क्या करते हैं, वर्क करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर, तो उस ऑब्जेक्ट में एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। समझाया था स्प्रिंग मास सिस्टम से। जब हमने मास को खींचा था, उसमें स्प्रिंग से बंधे हुए मास को, तो क्योंकि हम स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट क्या कर रहे थे, उस पर फोर्स लगा रहे थे, स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट जब फोर्स लगाई हमने, तो उस पर क्या हुआ, वर्क। और वर्क होने से उसके अंदर क्या आ गई, कौन सी एनर्जी? अगर वो रुका हुआ है तो, खींचने के बाद अगर उसने उसको आपने रोक दिया एक जगह, तो उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर है, पोटेंशियल। जैसे ही उसको छोड़ेंगे, वो पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक में, और वो क्या करने लगेगा, मोशन करने लगेगा। तो ये कॉन्सेप्ट था पोटेंशियल और काइनेटिक का। अब यहाँ हम पोटेंशियल एनर्जी की तो बात कर रहे हैं, लेकिन कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है ना। तो अब मतलब मास नहीं होगा, स्प्रिंग नहीं होगी, चार्ज होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। कहने का मतलब ये है, सही है। मास की जगह चार्ज, और फोर्स की जगह स्प्रिंग की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसमें किसी चार्ज को ला रहे होंगे हम, उसमें उस चार्ज पर हम वर्क कर रहे होंगे, किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ला रहे होंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करोगे तो उस वर्क, वही वर्क उस चार्ज के अंदर किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल। अगर उसको आपने रोक दिया है वहां लाकर, अगर रोका नहीं है तो फिर वही पोटेंशियल फिर से वो किस में कन्वर्ट कर देगा, काइनेटिक में, और फिर वो चार्ज मूव कर जाएगा। समझ में आ गई बात? तो पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को, टेस्ट चार्ज ले लो, किसी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लाने में, बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाने में जो वर्क होगा, ये वर्क ही, ये वर्क ही किस में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल है यू, ठीक है, कैपिटल यू। ये वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। जितना वर्क होगा उतनी ही क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। कंडीशन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए इसके अगेंस्ट, जिस पर फोर्स लगा रहे हो चार्ज पर, उसके अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? तो डेफिनेशन लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। क्या लिखोगे बताओ? किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में लाने पर जितना कार्य किया जाता है, वह कार्य ही उस आवेश में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। मतलब जितना कार्य आप करोगे उतनी ही क्या हो जाएगी, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। बात समझ में आ गई? लिखो। देखो, किसी आवेश को, और ये जो चार्ज ला रहे हैं ना, हम इनफाइनाइट यहां मान लेते हैं, बी पॉइंट इनफाइनाइट पर है, इनफाइनाइट से ला रहे हैं किसी चार्ज को, किसी आवेश को, ऐसे लिख लो हिंदी में, किसी आवेश को अनंत से, किसी आवेश को अनंत से अनंत से बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में
अनंत से बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी बिंदु तक लाने में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक हो? अगर ठीक हो नहीं ठीक है, तो इस क्यू नोट को है ना, इसको Q2 मान लेते हैं हम। इधर देखो जरा, Q2 चार्ज को ला रहे हैं इनफाइनाइट से A पॉइंट तक, और इस A पॉइंट पर इस Q चार्ज की यानी Q1 चार्ज की वजह से क्या है, R डिस्टेंस पर कुछ ना कुछ क्या होगा बताओ। Q1 चार्ज यहां रखा हुआ है, Q2 चार्ज को ला रहे हो इनफाइनाइट से कहां, A पॉइंट पर। Q1 चार्ज से R डिस्टेंस पर A पॉइंट है, तो Q1 चार्ज का पोटेंशियल लगेगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा कुछ ना कुछ, और Q2 को ला रहे हो। तो कहने का मतलब यह है, मैं इसका फॉर्मूला निकालना चाह रहा हूं। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है वर्क के, तो वर्क निकाल सकते हैं। अगर आपको पोटेंशियल पता है और चार्ज पता है तो वर्क निकाल सकते हैं। क्या होगा वर्क का फॉर्मूला बताओ। पहले इसका पहले वर्क का फॉर्मूला बताओ। तो W बराबर किसके होगा, V इंटू V बराबर W अपॉन क्यू से निकाल दिया है मैंने। V बराबर क्या होता है, यहां से W निकालोगे, ये चार्ज वो होता है जिसको ला रहे होते हैं। तो किसको ला रहे हो, Q2 को, और कहाँ ला रहे हो, A पे। तो A का पोटेंशियल कितना है, कितना होगा, ये फॉर्मूला बताओ पोटेंशियल का। अरे R डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होता है, कौन सा Q, इसका निकाल रहे हो ना, तो Q1 अपॉन R इंटू में क्या है, तो ये वर्क ही किस में कन्वर्ट हो जाता है, U में, पोटेंशियल में। तो इस वर्क को ही आप क्या कह सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, ये किसका फॉर्मूला आ गया, पोटेंशियल। समझ में आ गई बात, नोट करो। अब आप मुझे ये बताओ, अनंत से किसी आवेश को लाने में जो कार्य किया जाता है उसे ही तो विभव कहते हैं शायद, उसे तो विभव कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं, उसे तुम पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हो। तो डिफरेंस क्या है पोटेंशियल एनर्जी में और पोटेंशियल में। कोई सेंस है इस बात का, अरे क्वेश्चन समझ गए क्या है। आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन भी यही लिखवाई गई थी कि इनफाइनाइट से किसी चार्ज को एक बिंदु तक लाने में जितना वर्क डन किया जाता है उसमें भी बाह्य विद्युत क्षेत्र था, उसमें भी तो था। इस अगर वर्क तो तभी होगा ना जब किसी अगेंस्ट करोगे, किसी के अगेंस्ट काम करोगे। उसमें क्या कर रहे थे, तो पॉइंट पे ला रहे थे, तो पॉइंट पे इस पे भी तो, इसमें भी तो पॉइंट पे लाके रोका है, उसमें भी रोका था है। वर्क बैटरी कर रही है और वहां कौन कर रहा तू, वहां भी बैटरी कर रही थी। लॉजिक नहीं होता ना बात में। बताओ क्या डिफरेंस है पोटेंशियल एनर्जी में और पोटेंशियल में। वहां भी अनंत से आवेश को लाने में किसी बिंदु तक जो कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। यहाँ भी अनंत से आवेश को किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है वो विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है।
बस इस यहाँ पर ये लैंग्वेज कही जा रही है। वही है, पोटेंशियल एनर्जी तो तभी स्टोर होगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अगेंस्ट। तो कहाँ है? अरे तो वो उसमें भी तो था, Q1 तो था। हाँ यहाँ बदल गया। तो वहां भी तो जो कार्य होता है उसको पोटेंशियल कह देते हैं हम। वो भी तो कार्य पोटेंशियल में बदल गया। हम ही बता देंगे, और क्या कौन बताएगा। देखो डिफरेंस ये है दोनों में, ध्यान समझो। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, इस पर गौर करो आप। ये क्या लिखा हुआ है पोटेंशियल का फॉर्मूला? V बराबर डब्ल्यू लिखा है क्या? V बराबर डब्ल्यू लिखा है क्या? डब्ल्यू नहीं लिखा ना। डब्ल्यू डिवाइडेड बाय क्या लिखा है? क्यू लिखा है, या क्यू नॉट लिखा है, जो भी चार्ज ला रहे हो उसको वो लिखा है। तो डब्ल्यू डिवाइडेड बाय क्यू का क्या मतलब है? हाँ तो इसका क्या मतलब हुआ? वर्क। वर्क कहाँ इक्वल है? वर्क डिवाइडेड बाय क्यू इक्वल है। हाँ भाई, यहाँ पर डब्ल्यू को यू के इक्वल लिखा गया है, यानी जितना वर्क उतनी पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर वर्क को वी के इक्वल नहीं लिखा गया, डब्ल्यू अपॉन क्यू को लिखा गया है। तो यहाँ पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ डब्ल्यू अपॉन क्यू का मीनिंग क्या है? ये कौन से वर्क डन की बात कर रहे हैं? ये कहाँ है तो? अब मेरी बात सुनो, इधर देखो, आप इसको इसको ऐसा ऐसे नहीं समझोगे, मैं समझाता हूँ। मान लो मेरे पास एक ये रॉड है, ठीक है। इस रॉड की लेंथ है 10 मीटर। ध्यान समझना, बिल्कुल इससे अलग एग्जांपल, लेकिन इसी से रिलेट हो जाएगा बाद में जाके। 10 मीटर लंबी एक रॉड है, और मैंने कहा इसका जो मास है ना इस रॉड का, वो 20 kg है। कितना है? 20 kg। मतलब 10 मीटर लेंथ की रॉड का मास कितना है? 20 kg है। 1 मीटर की अगर मेरे पास रॉड है, मतलब इसी का 1 मीटर का टुकड़ा लिया मैंने, तो कितना मास होगा? 1 मीटर में कितना मास होगा? अगर 10 मीटर में 20 है तो 1 मीटर में कितना होगा? कितना? इससे आसान एग्जाम्पल में कौन जा नहीं सकता। 10 मीटर में 20 है तो 1 मीटर में दो ही तो हो गया यार। क्या करोगे, इस 10 को कहां ले जाओगे इसके? हैं? बात में लॉजिक ना आ रही है मतलब? अच्छा तेरी बात में, मैं कह रहा मेरी बात में कोई लॉजिक ना आ रही है। समझ गया, तू समझ गया कैसे करा? 10 मीटर लेंथ की रॉड है तो 20 किलो वजन है, तो 1 मीटर में कितना हो गया? दो हो गया ना। तभी तो दो 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 10 बार मिलाएगा तो 20 किलो की हो जाएगी पूरी। हाँ। तो ये कैसे करा? आपने टोटल मास ऊपर लिखा, और जो टोटल लेंथ थी उससे क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो ये जो 2 किलो है इसको क्या कहोगे आप? ये जो है, ये जो 2 किलो है ना, ये है मास पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ का मतलब क्या? 1 मीटर। यूनिट का मतलब एक। तो ये 2 किलो जो है ना, ये मास पर यूनिट लेंथ है। उसके हर 1 मीटर के टुकड़े में 2-2 किलो का मास है। और ये जो 20 किलो है, ये क्या है? टोटल मास है। बात समझ में आ रही है? टोटल मास को अगर पूरी लेंथ से डिवाइड कर देते हैं तो यूनिट लेंथ का मास आ जाता है। सही है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। टोटल मास को पूरी लेंथ से डिवाइड करोगे तो यूनिट लेंथ का क्या आ जाएगा? मास आ जाएगा। डब्ल्यू क्या था? टोटल वर्क। डिवाइड कर दिया किससे? चार्ज से। चार्ज से डिवाइड कर दिया। तो अब ये कौन सा वर्क डन आ गया? ये आ गया वर्क डन पर यूनिट लेंथ, नहीं है या क्या है? चार्ज। यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज का वर्क डन है ये, ना कि चार्ज का। जैसे ये यूनिट लेंथ का मास है, ना कि लेंथ का। बात समझ में आ रही है? यूनिट चार्ज के वर्क डन को, यानी 1 माइक्रो कुलाम, 1 कुलाम, ये यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज को अगर तुम इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक ला रहे हो, तो जो वर्क डन होगा उसको क्या कहोगे? पोटेंशियल। और अगर यूनिट चार्ज नहीं है, कोई दूसरा चार्ज, तभी मैंने Q2 लिया। Q2 जरूरी यूनिट हो, कुछ भी हो सकता है।
किसी और चार्ज को अगर ला रहे हो तो जो वर्क है उसको क्या कहा जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। ये डिफरेंस है। पोटेंशियल की जो डेफिनेशन है उसमें हम चार्ज से डिवाइड कर रहे हैं, यानी जो वर्क डन हो जाएगा वो यूनिट चार्ज का हो जाएगा। जब टोटल चार्ज से डिवाइड कर दोगे तो यूनिट चार्ज का वर्क डन आएगा। तो पोटेंशियल की डेफिनेशन है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन है टोटल वर्क डन। यूनिट चार्ज करें, टोटल वर्क डन। बात समझ में आ गई? ये डिफरेंस है दोनों। तो लिखना चाहो साइड में तो लिख लो बस। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। इसका भी और फॉर्मूले बताने हैं मुझे, फिर इसको न्यूमेरिकल करेंगे।